पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल क्लास 10th के खंड क भारत संसाधन एवं उपयोग इकाई 1 के 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्न को हम लोगों ने देखा और उनके एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने जाना। इनसे मुझे लगता है कि आप लोगों को लाभ हुआ होगा, और यदि आपको लाभ होता है तो आप एक काम करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो अब हम लोग इस वीडियो में 12 तक उसमें पढ़े थे, इसमें हम लोग 13 से शुरू करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव को और इसके साथ इनके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। हम ये ध्यान में रखेंगे कि ताकि हमको अगर इससे संबंधित अगर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है तो उस पर लिख लें, इस व्यू से पढ़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हल कर भी सके आसान तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्रश्न उठा, तट रेखा क्या है। तट रेखा के विषय में हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत का हमारा ये जो है इस तरह से भारत का जो है ये इस तरह से नक्शा है हमारा। ये भारत का नीचे का भाग है, दक्षिणी भारत है। और दक्षिणी भारत के कुछ राज्य जो है, जैसे महाराष्ट्र की बात, यहाँ गुजरात हो जाएगा, यहाँ जो है यहाँ गुजरात हो गया, ये गुजरात वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ जो है गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, इस साइड में महाराष्ट्र है। उसके बाद यहाँ नीचे में कर्नाटक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। उसके बाद इधर केरल है, उसके बाद यहाँ तमिलनाडु है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का भाग है, और आंध्र प्रदेश के बाद जो है उड़ीसा का भाग ये आ गया। उड़ीसा के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी राज्य हैं, इसका जो किनारा है इधर किससे मिलता है, समुद्री भाग से मिलता है। कौन सा भाग से, समुद्री। ये जो है इधर समुद्री है भाग है, इधर भी क्या है, समुद्री भाग है। और इधर हम बात करें तो इसके पूर्वी साइड में बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है। कौन खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इस साइड उत्तरी साइड की अगर बात करें, सॉरी पश्चिमी साइड की बात करें तो इधर अरब सागर है। और आप जानते हैं कि अरब सागर में हमारा एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में हमारा एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और नीचे में हिंद महासागर है। नीचे में क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। अब प्रश्न उठता है, यह भारत जो है, यह भारत का ये सारे राज्य जो है तटीय रेखा से, ये इसी को कहते हैं तटीय रेखा। इसी को क्या कहते हैं, ये सारे राज्य हैं तटीय रेखा। क्या मतलब इसका जो एक किनारा है, भारत इस स्टेट का जो एक छोर है समुद्र से आपस में कनेक्ट करता है। तो समुद्र से जो भाग कनेक्ट करता है, जैसे यह भाग कनेक्ट कर रहा है, समुद्र से जो भाग कनेक्ट कर रहा है, यह भाग कनेक्ट कर रहा है, ये भाग कनेक्ट कर रहा है, तो ये सारे तटीय लाइन हो गए, ये तटीय रेखा हो गया, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब तट रेखा से कितना किलोमीटर, क्वेश्चन उठा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये तट रेखा, इस तरह से जो तटीय रेखा देख रहे हैं आप, यहाँ से कितना किलोमीटर, इधर तटीय रेखा से कितना किलोमीटर है ना, इस साइड हम देखेंगे कितना किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी यहाँ आर्थिक क्षेत्र का क्या अर्थ होगा, आर्थिक क्षेत्र से मतलब है इस क्षेत्र में कितने किलोमीटर दूरी तक या कितने नॉटिकल मील तक हम कह सकते हैं कि यहाँ हम अपना वर्क कर सकते हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये भारत की सीमा के अंतर्गत आता है, यानी इसको कह सकते हैं राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है, जिसमें वह क्या कर सकता है, भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव, समुद्री जीव, इन सब का जो है वह उपयोग कर सकता है। इन सब चीज़ों का वो, इसे राजनीतिक सीमा भी कहते हैं, और इनका वो उपयोग करता है। उसी को हम कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक इसलिए क्योंकि इनसे क्या होता है, उसको आमदनी मिलती है। तो ये क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो यह कितने किलोमीटर तक है, इधर हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की बात करें तो इस साइड में कितने किलोमीटर तक। तो हम आपको बता दें, यह जो है आपको कितना 200 नॉटिकल मील है, माइल्स है। एन से नॉटिकल होता है, एम से माइल। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, यहाँ आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए ये तो आप समझ में आ गया होगा। एक नॉटिकल माइल्स क्या होता है, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि नॉटिकल माइल क्या है।
तो नॉटिकल माइल क्या होता है, समुद्री मील कहते हैं। जैसे अभी हम चलते हैं, रोड पर चलते हैं तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, लेंथ को किस में मापते हैं, तो किलोमीटर में मापते हैं। उसी तरह यह लंबाई की इकाई है, लेकिन यह लंबाई इकाई कहाँ की है, तो यह समुद्र की लंबाई की इकाई है, समुद्री मील या नॉटिकल मील। यह अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है, यह अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। दूसरा अगर हम बात करें कि नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.85 किलोमीटर होता है। अब इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि अगर 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, तो 200 नॉटिकल मील है तो फिर कितना किलोमीटर होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो आंसर क्या होगा, बी, यानी 200 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल मील माइल्स क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन 14 नंबर में चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, समुद्री क्षेत्र में अभी बताया था, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। राष्ट्रीय संपदा की बात की जा रही है यहाँ, तो कितने किलोमीटर तक, तो राष्ट्रीय संपदा जो है 22.2 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर जो है हमारा राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसमें राष्ट्रीय इतना का हम पूरी अच्छी तरह से उपयोग करते हैं इसका। लेकिन अपवर्जक क्षेत्र अगर बात करें, अपवर्जक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो अगले क्वेश्चन में हमने देखा था कितना अपवर्जक क्षेत्र था, 200 नॉटिकल मील, जबकि 22.2 किलोमीटर जो है हम लोग राष्ट्रीय संपदा को निहित किए हुए हैं, यानी 22.2 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ, तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील बराबर होता है, 12 नॉटिकल मील बराबर 22.2 किलोमीटर। तो बात आप समझ में आ गया। अगर ये 22.2 किलोमीटर ना दे करके कितना 12 नॉटिकल मील दिया होता तो 12 नॉटिकल मील देते या 22.2 किलोमीटर देते। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया, क्वेश्चन है अगला 15 नंबर में क्वेश्चन है, संसाधन के जो विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव है किस वर्ष आया। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि संसाधन का कौन सा उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग। तो सबसे पहले यह जानिए कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग का यहाँ क्या अर्थ है। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से है, यहाँ हम संसाधन का क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। क्या करेंगे, नियोजन। क्यों नियोजन करेंगे, अगले क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव जो है 1968 में आया। कब आया, 1968 में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती, पवन ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती, जल ऊर्जा जल नहीं है राजस्थान में, इसलिए वहाँ अधिकांश एरिया जो है, अधिकांश क्षेत्रफल जो है मरुभूमि हो रखा है। अगर जल नहीं रहता तो मरुभूमि नहीं होता, यानी मरुस्थलीय नहीं होता। और उस राजस्थान में हमारा जो है थार डेजर्ट है, भारत का जो थार डेजर्ट है किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य से संबंधित है थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान कहते हैं। तो पशु ऊर्जा तो है वहाँ, केमल की ज़्यादा वहाँ सबसे ज़्यादा पशु अगर कहा जाए तो केमल जो है उसी राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। और पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा की प्राप्ति है वहाँ, लेकिन जल ऊर्जा की थोड़ी कमी है। अब एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्या है, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। लिटमस टू ग्रोथ जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो यह जो पुस्तक है 1972 में कब प्रकाशित हुई, 1972 में लिटमस टू ग्रोथ जो है प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। तो प्रश्न उठा, सबसे पहले ये तो जाने अनवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय क्या है, जैव क्या है, अजैव क्या है। ये अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, इतनी बातें अगर आप समझ रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं।
तो कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय क्या होता है, सबसे पहले ये हम बता देते हैं आपको। अनवीकरणीय का मतलब होता है जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और नवीकरणीय जो भूगर्भ, भूगर्भ समझते हैं? भूगर्भ मतलब जो जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है, जैसे खनिज हो गया, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, वो ये सारे क्या है? तो जीवाश्म ईंधन में क्या सब आता है? पेट्रोलियम आता है और कोयला आता है। तो ये सारे क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये सारे जो भूगर्भ से प्राप्त होता है और नवीकरणीय है, ये मतलब समाप्त हो जाएंगे। ये इसकी जो भंडार है सीमित है। जैसे जीवाश्म ईंधन जो है, इनकी भंडार क्या है? सीमित है, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह गैर परंपरागत है। मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था। लेकिन नवीकरणीय क्या है? तो नवीकरणीय ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं या संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये समाप्त नहीं हो सकता है। आपको अंतर भी पूछा जा सकता है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है? तो ये समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सौर ऊर्जा आते हैं, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा आते हैं, पवन के द्वारा जल ऊर्जा आते हैं। ये सारे संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो समझ में आ गया होगा। अनवीकरणीय और नवीकरणीय। जैव का मतलब सजीव से है, जैसे जैव का मतलब मनुष्य भी जैव ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अभी जैव ऊर्जा की हम बात किए, उसके बाद क्या है? अजैव है। अजैव मतलब जो है ऐसे संसाधन जो क्या होता है? ऐसे संसाधन जो क्या होता है? निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु इसके अंतर्गत आता है, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया। जबकि जैव में क्या सब आता है? जो जीवित है, सजीव है, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि, ये सारे क्या है? जैव संसाधन आते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इनमें नवीकरणीय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नवीकरणीय नहीं हो सकता। जीवित है? नहीं है। अजैव, अजैव से अच्छा है, यहाँ चट्टान तो है नहीं। जैव अजैव की बात की उत्पत्ति के आधार पर है। दो तरह के होते हैं, जैव और अजैव। अजैव होता है। जबकि आपको पता है नवीकरणीय और नवीकरणीय किसके आधार पर होता है? उपयोगिता के आधार पर होता है। तो कोयला की हम लोग उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। ये कौन सा आंसर होगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब है इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा अनवीकरणीय है, जैव है, व्यक्तिगत है, नवीकरणीय है। तो पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन तो समाप्त हो जाएंगे। तब जैव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैव जो संसाधन जो होते हैं, जो सजीव होते हैं, जीवित होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। व्यक्तिगत की अगर बात करें, व्यक्तिगत संसाधन, तो यह व्यक्तिगत संसाधन भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन जिस पर क्या खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है, ऐसे संसाधन जिस खास व्यक्ति के संसाधन के अधिकार में होता है या क्षेत्र में होता है। तो फिर पवन ऊर्जा नवीकरणीय है। इसलिए नवीकरणीय है क्योंकि इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी पवन जब तक रहेगा, यानी हवा जब तक रहेगा, तब तक उनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कहता कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित की बात कर रहा है। तो समुद्री ऊर्जा जो है क्या सीमित है? नहीं, ये असीमित है। समुद्र जब तक रहेगा उनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला का सीमित है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? कोयला होगा। तो मुझे विश्वास है कि यह जो आपने देखा, इसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जो है जल्दी से जल्दी देख करके आप जल्दी से जल्दी समझ जाएं और देखने में भी आपको परेशानी ना हो। तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
face.